समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है। अब हम बात करते हैं परमाणु की जो संरचना है, नाभिक है, कितने उसमें कोष पाए जाते हैं और कोष फिर उपकोष में बटे होते हैं और उपकोष कक्षकों में बटे होते हैं। तो ये पूरी डिटेल जानकारी आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, अभी हम बात करेंगे कि परमाणु की संरचना के बारे में। ध्यान से देखिए, यहां से ही शुरुआत करनी है। अगर आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझते चलें तो आगे जो रासायनिक सूत्र बनाना है, मोलों की संख्या निकालना है, वो सारी बातें आप आसानी से कर लेंगे। जनरली क्या होता है कि व्यक्ति रासायनिक सूत्र रटने की कोशिश करता है, तो कितने रासायनिक पदार्थ है, सबका रासायनिक सूत्र हम याद नहीं कर सकते। क्यों न बनाने के बारे में सोचा जाए ताकि पूरी हेडक ही खत्म हो जाए। तो उसको अच्छे से समझने के लिए आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि परमाणु के सबसे अंदर वाले भाग में जो धनावेशित गोला है उसे नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं। तो सबसे अंदर जो भाग है, पढ़ने का एक तरीका यह भी है। अब जो पहले चीजें आपको पता है उनको साथ के साथ याद करते चले। ये नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं, और इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इस नाभिक पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, और ये धनावेश इसकी वजह से होता है, प्रोटॉन के धनावेश की वजह से। तो ये बातें तो हमें पहले से पता थी, लेकिन फिर से अगर हमने दोबारा नाभिक बनाया है तो इनको मैं फिर से लिख रहा हूं। अब नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं उसे क्या कहा जाएगा? कोश। देखिए, ये है कोश, इसी को कहा जाएगा कक्षा, इसी को कहा जाएगा शेल। क्लियर है बात? नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं कोश, कक्षा या सेल कहलाता है। अब इन कोश की संख्या या इनकी काउंटिंग नाभिक की तरफ से शुरू होती है। तो सबसे अंदर नाभिक, और नाभिक के जस्ट पास वाला जो कोश है वो 1 नंबर वाला है, n बराबर 1, पहला कोश। अब इसके बाद फिर एक और कोश होगा, इसके बाद फिर एक और कोश होगा, इसके बाद फिर एक और कोश होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सामान्यतः हम 4 कोश 4 सेल के बारे में ही बात करेंगे, उससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेटेड ही आएंगे। तो पहला कोश हो गया, ये दूसरा कोश हो गया, ये तीसरा कोश हो गया, और ये चौथा कोश हो गया। सबसे अंदर नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर के वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं, और यहां पर हमने 4 कोश के बारे में बात कर ली है। सबसे अंदर वाला पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। जो सबसे अंदर वाला कोश है पहला,
उसे के कोष के नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर वाले को L, 3 को M और चौथे को N कोष के नाम से भी जाना जाता है। कहीं जगह पर इस के वाले को अल्फा कोष, इसको बीटा कोष, इसको गामा कोष और इसको डेल्टा कोष के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टा। एक एक बात को क्लियरिटी से समझिए, याद रखिए सिलेक्शन लेना केवल आप बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेंगे उससे नहीं हो पाएगा। पहले आप ये निश्चित कर लें, कंटेंट को सेलेक्ट कर लें, फिर उसका बार बार रिवीजन करें। वर्तमान में हर जगह अलग तरीके का आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको लगेगा यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। इस चक्कर में आपके पास नोट्स की फोटोकॉपी बहुत हो रही है, लेकिन उनमें से आपके दिमाग में कितना है ये आप भी जानते हैं। इसलिए सेलेक्टिव मटेरियल है, बिल्कुल आप इसको फोकस रखकर एक एक चीज को ध्यान से समझते चलिए। तो यहां तक आपको क्लियर है कि मैंने आपको कोष की संख्या के बारे में बता दिया। 4 कोष है, 1 2 3 4, या KLMN, या अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। क्लियर है बात? देखिए अब सबसे अंदर नाभिक है। इन कोष में इलेक्ट्रॉन हम नाभिक से पहले वाले कोष में सबसे पहले भरेंगे, मतलब अंदर की तरफ से भरना शुरू करेंगे। अब जब कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं तो उनकी कोई लिमिट भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि पहले कोष में कितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नहीं। तो इन सभी कोष की एक लिमिट है। हर बर्तन के अंदर कितना पानी या कितना दूध रखा जाएगा ये उसकी लिमिट है। ऐसे ही कोष की भी लिमिट है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और ये लिमिट भी आपसे पूछी जाती है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो जनरली ये आता है। देखिए किसी कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखो। अभी आपको ये पता नहीं है कि के कोष में या पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम, ये तो आप समझ रहे हैं ना। किसी भी पात्र में, मान लो कोई पात्र 5 लीटर का है, तो क्या उसमें 3 लीटर दूध रखा जा सकता है? बिल्कुल हाँ। लेकिन अधिकतम कितना रखा जाएगा? 5 लीटर, जितनी उसकी क्षमता है। तो हम यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कई बार बच्चे ऐसे बात करते हैं कि मैंने कहा कि पहले कोष में इतने अधिकतम आएंगे, तो उससे कम तो हो ही सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते, लिमिट है। तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, इससे आपको ये पता लगेगा कि पहले कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने और चौथे में कितने। और ये जो सूत्र है वो है 2n²। और यहां पर जो n है वो है कोष की संख्या, सेल का नंबर। देखिए कोष की संख्या या सेल का नंबर। अब हम एक एक कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। सबसे पहले पहले वाले में, इस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। n का मान कितना है? 1। n की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और आंसर 2 आ जाएगा। पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। इसी सूत्र से
यहां पर निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और आंसर कितना आ जाएगा 8। दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, या L कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। उसके बाद इसी सूत्र से यहां निकालेंगे n का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना आ जाएगा 18, और ऐसे ही चौथे में निकालेंगे 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32। तो प्रत्येक कोष में 2n स्क्वायर से हमने अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सीख लिया है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, एल कोष में 8, एम में 18, उसके बाद एन में 32 और के में 2, 2, 8, 18, 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे निकाले, क्या है कोष और नाभिक के बारे में जानकारी देख लीजिए। आगे चलते हैं। तो कोष के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया है। परमाणु की संरचना की हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें कोष की संख्या की, तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। इस पहले कोष को k नाम से, इसको l से, इसको m से और इसको n से, या इसी का एक और नाम है अल्फा, या इसी का बीटा, गामा और डेल्टा। इन सभी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर फॉर्मूला से हमने निकाली थी, अब आपको याद होनी चाहिए। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2, 8, 18 और 32। देख लीजिए, ये जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए कि कोष 4 है, के एल एम एन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, या 1 2 3 4। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब एक चीज आप देखिए कि परमाणु के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं कोष की। ये कोष आगे चलकर बटा होता है उपकोष में, और ये उपकोष जिसको अंग्रेजी में सब सेल कहेंगे और कोष को शेल कहेंगे। ये आगे चलकर बटा होता है कक्षक में, ऑर्बिट। जब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कोष में है, मतलब उस कोष में कोई उपकोष है और उस उपकोष के अंदर भी कोई कक्षक है जहां पर इलेक्ट्रॉन है। अंततः आप ये समझ ले कि ये इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में है, वो कक्षक कहाँ है, किसी उपकोष में, और वो उपकोष कहाँ है, किसी कोष में। हम सभी भारत के निवासी हैं, भारतीय हैं। इसका मतलब हम किसी राज्य में हैं और उस राज्य के किसी तहसील या गांव में हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन किसी कोष के, किसी उपकोष के कक्षक में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वास्तव में कक्षक में रहेंगे। और इस कक्षक के बारे में एक जानकारी आप अच्छे से समझ लें
किसी एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी एक कक्षक में? 2 इलेक्ट्रॉन। कोई सा भी कक्षक हो, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इनका जो चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा। कक्षक कक्षक किसमें होंगे? उपकोष में। और उपकोष किसमें होंगे? कोश में। देख लीजिए, प्रत्येक कोश में उपकोष होगा और उस उपकोष में कक्षक होंगे, और कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्र लगाएंगे, या उनका स्पिन या चक्रण एक दूसरे के अपोजिट होगा। देख लीजिए, आगे चलिए। अब हम बात करेंगे कि कोष हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनके अंदर कौन से उपकोष हैं और उन उपकोष में कितने कक्षक है, ये देख लीजिए। अब सबसे पहले हम जो पहला कोष है उसके बारे में बात कर लेते हैं। के, या इसी को क्या कहा जाएगा? अल्फा। इस अल्फा कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बताइए? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से हमने निकाली, और कितनी आ गई? 2। अब एक चीज है यहां पर कि ये जो उपकोष है, सब सेल है, इनकी भी लिमिट है। इनमें भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो आपको याद रखना है। 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, इनको स्मॉल में लिखना है SPDF। एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाई जाएंगे। इसको आपको याद ही रखना है। कोई आपसे पूछे कि एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, पी में कितने? 6, डी में कितने? 10 और एफ में कितने? 14। ठीक है। अब पहला कोष है के, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 2। कोई आपसे पूछे कि इसमें उपकोष की कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपको एक उपकोष से ही काम चल जाएगा, इसलिए के कोष में केवल एक उपकोष होता है एस, और इस एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसका काम हो गया। और अगर आप कक्षक भी देखेंगे तो मैंने आपको अभी कहा था, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। तो पहले कोष में एक उपकोष है, एक कक्षक है, और इन कक्षकों को ऐसे लिखा जाता है कि पहला कोष और उसका उपकोष कौन सा है? 1s। तो इस कक्षक का नाम 1s हो गया। अच्छे से समझ लें इस बात को, ये कोई डिटेल जानकारी नहीं है। 1s से क्या समझेंगे? पहला कोष है और उसका s वाला उपकोष है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
क्योंकि कोष में ही अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले कोष में एक ही उपकोष होता है, उसका नाम होता है एस, और एक ही कक्षक होता है क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले कोष में तो कोष, उपकोष, कक्षक तीनों एक ही है, क्योंकि कोष की संख्या का नाम भी एक, के, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, और उपकोष होगा एक, कौन सा नाम है उसका, एस, और कक्षक भी एक ही होगा जिसको क्या कह रहे हैं, 1s। देख लीजिए। दूसरे कोष के बारे में देखते हैं। कोष की संख्या n बराबर 2, l, और इसको बीटा भी कह सकते हैं। इस कोष में आप बताइए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वो हमने निकाल रखी है 8। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से, और यहां पर n का मान 2 है तो 8 आ गया। अब हमें उपकोष देखने हैं कि दूसरे कोष में कितने उपकोष होंगे। अब आप याद कीजिए, एस में कितने आ सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 2, और पी में कितने आ सकते हैं, 6। तो 2 और 6 8 हो गए, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 8। इसका मतलब दूसरे कोष में 2 उपकोष होंगे, एस और पी। 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन पी में आ जाएंगे। अब देखिए कक्षक के बारे में। एक कक्षक तो एस वाला होगा, और पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे, और इनको कहा जाएगा पी। इसका नाम बोला जाएगा 2s, क्योंकि दूसरे कोष का s उपकोष है, और इसको बोला जाएगा 2p। ये कक्षक है। अब आपसे कोई पूछे कि कोष की संख्या n बराबर 2 में कितने उपकोष है, 2, s और p, और कक्षक कितने हैं, 1 और 3 4। देख लीजिए कि सर कक्षक कैसे याद रखेंगे। ये 2s और 2p अगर आपको याद नहीं रहता है तो बढ़िया तरीका यह है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब कोष की संख्या में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने कक्षकों की जरूरत है, उससे आधे। तो 8 का आधा कितना हो गया, 4। ये देखिए 4 कक्षक आपके सामने। कोई आपसे पूछे कि एल कोष में कितने कक्षक पाए जाते हैं कि सर हम कैसे निकालें, तो सिंपल सा तरीका है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, तो आधे से काम हो जाएगा, और कक्षकों की संख्या कितनी आ गई, 4। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो भी देखेंगे, तो मैं आपको अभी वो बता नहीं रहा हूं, केवल आप इस चीज को ध्यान से देखें। चलिए अब है तीसरा कोष, कोष की संख्या n बराबर 3, m बोल सकते हैं, गामा बोल सकते हैं। और तीसरे कोष में आपको भी पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18। अब अगर आपको इसमें उपकोष पूछा जाता है तो 18 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s में 2,
पी में 6 और डी में 10। तो कितने उपकोष हो गए? 3 उपकोष, एस पी डी। और अगर बात करें कक्षकों की, तो मैं नहीं भी लिखूं तो भी आप कह सकते हैं कि सर अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एम कोष में कक्षक अधिकतम कितने होंगे? 9। और ये 9 कक्षक कौन से होंगे? एक एस वाला होगा, 3 पी वाले होंगे और 5 डी वाले होंगे। देख लीजिए, एस पी डी तीसरा है, इसलिए इसको 3s, इसको 3p और इसको 3d। तीसरे कोष में उपकोष कितने हैं? 3, एस पी डी। कक्षक कितने हैं? जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन है उसके आधे, 18 के आधे 9, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और वो दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्र लगाते हैं। एक और कोष के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चौथा और आखिरी कोष, कोष की संख्या कितनी है? 4। इसको क्या बोलेंगे? एन, या इसी को बोल सकते हैं डेल्टा। अब आप ये जो मैं लिखना चाह रहा हूं आप खुद लिख सकते हैं, बिना देखे लिखिए। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या चौथे कोष में बताइए? 32। उसके बाद अगर बात करें उपकोष की, तो उपकोष एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 32। इसका मतलब उपकोष की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछे कक्षकों की संख्या, तो लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32। तो कक्षक कितने होंगे? आधे, 16। एक कक्षक किसका होगा? एस का। इनके आधे करते चलो, 3 किसके होंगे? पी के। 5 किसके होंगे? डी के। और 7 किसके होंगे? एफ के। और इसको क्या बोला जाएगा? 4s, 4p, 4d और 4f। देख लीजिए, तो ये थी कोष, उनके उपकोष और उनके कक्षकों की संख्या के बारे में जानकारी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, इन सभी बातों से अगर आप ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं। क्या समझे आप? ये सभी बातें याद नहीं करके आप एक लाइन याद कर लें तो भी एग्जाम कैसा भी हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कोष की संख्या, उसमें उपकोष कितने हैं उनकी संख्या, और उसमें कक्षक कितने हैं उन कक्षकों की संख्या, और साथ में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। देख लीजिए, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आप याद ही कर लें। क्या? के में कितनी है? 2। एल में कितनी है? 8। एम में कितनी है? 18। और एन में कितनी है? 32। ये तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी है? कोष की। अगर आपसे कोई बोला जाए कि उपकोष की अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एस में कितने होंगे? 2। पी में कितने होंगे? 6। डी में कितने होंगे? 10। और एफ में कितने होंगे? 14।
ये तो आप याद कर लें। फिर आप देखें, आपको मान लीजिए कोई पूछे कि n बराबर तीसरे कोष में उपकोष की संख्या कितनी है, तो जो कोष की संख्या दे रखी है उपकोष की संख्या भी उतनी ही होने वाली है। कैसे? देखो, n बराबर 3 का मतलब है के एल एम कोष होगा और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। तो उपकोष कौन से होंगे? एस में 2, पी में 6 और डी में 10। तो कितने उपकोष हो गए? 3। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपसे, तो जो भी कोष पूछा जाए, मान लो यहां 2 होता तो यहां भी 2 होता। अब कोष की संख्या तीसरे वाले में उपकोष कितने हैं? 3। तो 3 है तो सिंपल सी बात है, इधर से गिनना है, एस पी डी होंगे। 2 है तो एस पी, 4 है तो एस पी डी एफ। क्लियर है? और इसमें कक्षकों की संख्या पूछता, तो कोष की संख्या n बराबर 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से निकाल लो। कितने आ गए? 18। और 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। कोष की संख्या कितनी आ गई? 9। एक बार आप पूरी बेसिक चीजों को अच्छे से याद करो। अब एग्जाम में मान लीजिए किसी जनरल साइंस के पेपर में आपसे पूछ लिया कि एल उपकोष में, सॉरी उपकोष नहीं, एल कोष में कक्षकों की संख्या बताइए। आप क्या बोलेंगे? इतना टफ? लेवल बहुत हाई आ गया पेपर का? ऐसा नहीं है, सिंपल है। एल कोष कौन सा वाला है? 2 नंबर वाला। उपकोष कितने होंगे इसमें? 2। और 2 नंबर वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला 8th क्लास की किताब में मिल जाएगा आपको। 2n स्क्वायर से कितना हो गया? 8। तो 8 का आधा कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 4। कोष, उपकोष और कक्षक, इनके बारे में जो मैंने जानकारी बताई है, इसको बहुत अच्छे से समझ लें। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो याद रखिए, इससे ही मैं आपको आगे चलकर संयोजकता, उसके बाद रासायनिक सूत्र और रासायनिक सूत्र के बाद में मोलों की संख्या निकालना सिखाऊंगा। किसी भी स्टेज पर आपको ये नहीं लगेगा कि हमें बिल्कुल चीजें समझ में नहीं आ रही है और केमिस्ट्री बहुत टफ है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आप बशर्ते सिस्टमेटिक नोट्स बनाते चलिए और उन नोट्स को रिवाइज करते चलिए, और अवनी पब्लिकेशन पर आपको जनरल साइंस की एक बड़ी महत्वपूर्ण बुक मिलेगी जिसमें व्याख्या सहित एमसीक्यूज है, वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख लीजिए।